राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। जब बेटे ने सच्चाई जानी तो उसका सीना कांप उठा। नियति का न्याय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आकाश सुबह जल्दी ही ऑफिस चला गया था, लेकिन उसे अचानक से याद आया कि वह अपनी फाइल घर पर ही भूल गया है। इसलिए थोड़ी देर बाद आकाश फाइल उठाने के लिए घर वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटा तो उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। यह कड़कती हुई आवाज़ उसकी पत्नी कीर्ति की थी, जो उसकी माँ से कुछ कह रही थी, माँ जी मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाइए। और बाकी का काम किया कि नहीं आपने? तभी आकाश की माँ, जिसका नाम शांति जी था, वो अपने घुटने दबाते हुए बोली, बहू रसोई का काम तो मैंने निपटा दिया है, लेकिन झाड़ू पोछा मुझसे नहीं किया जाएगा। आज मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी कीर्ति बोली, हाँ आप तो बस यहाँ रोटियाँ तोड़ने के लिए आई हैं, कोई काम तो आपसे किया नहीं जाता। हम लोगों का ही दिमाग खराब था जो आपको अपने घर में रख लिया। आपकी दवाइयों का खर्च भी हम उठा रहे हैं और आपसे घर का थोड़ा सा काम भी नहीं किया जाता। अगर इतनी ही परेशानी है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? अपनी बहू की बात का शांति जी क्या जवाब देती? और उन्होंने चुपचाप आंखों में आंसू लिए रसोई घर की तरफ रुख किया। तभी अपने कमरे में जाते जाते कीर्ति ने आवाज़ लगाई, अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ माँ जी, फिर से घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर बैठ मत जाना। यह बातें सुनते ही आकाश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बीमारी के बावजूद भी शांति जी लगातार काम करती जा रही थी। तभी उन्हें अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो उनका बेटा आकाश खड़ा था। उसे देखते ही शांति जी का दर्द आंखों में आंसू बनकर बह निकला। लेकिन फिर उसी समय उन्होंने अपनी झूठी मुस्कान के पीछे अपने आंसू छिपाते हुए बोली, अरे आकाश बेटा तुम कब आए? लेकिन आकाश भरी आंखों से अपनी माँ को एकटक देखता जा रहा था। तभी शांति जी बोली, क्या हुआ बेटा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी रुंधे हुए स्वर में जो आकाश बोला, कितना माँ और कितना दर्द सहोगी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इस घर में रहते हुए आपको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। क्या आपका अपनी परवरिश पे से भरोसा उठ गया था, जो मुझसे इतनी बड़ी बात भी आपने छिपा ली? और अभिषेक की आवाज़ रुआसी हो गई और अपनी माँ के गले लगता हुआ बोला, बस माँ अब बहुत हो चुका है ऐसा। कहते हुए उसने अपनी माँ के आंसू पूछे। तभी कमरे में कीर्ति के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई, खाना बना या नहीं, या फिर से अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गई हो महारानी? ऐसा कहते हुए कीर्ति पैर पटकती हुई रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति आकाश को देखते ही उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। करीब 10 साल पहले की बात है, जब शांति जी और श्यामलाल जी अपने बेटे की अभिषेक की शादी उन्होंने की थी कीर्ति के साथ। कीर्ति जो अपने घर वो कीर्ति को बहू बनाकर लाए थे। उस समय तो शांति जी और श्यामलाल जी बहुत खुश थे, यह सोचकर कि बहू के आने से अब घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उनकी बहू में बहुओं जैसे लक्षण तो थे ही नहीं। वह तो अपने घमंड में चूर रहती थी। छोटा सा परिवार होने के बावजूद भी जो कीर्ति को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। घर का काम काज करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर घूमना फिरना, शॉपिंग करना या फिर पार्टियों में जाना, बस यही उसके लिए सब कुछ था। शांति जी और श्यामलाल जी को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, यह सोचकर कि अभी बचपना है, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगी। लेकिन आकाश उसे समझाने लगता,
तो वो उससे भी लड़ने को तैयार हो जाती थी। इसलिए घर का माहौल भी बिल्कुल खराब हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कीर्ति और आकाश की शादी को 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन रात को 10 बजने को आए, लेकिन कीर्ति अभी तक घर नहीं लौटी थी। श्यामलाल जी और शांति जी बेचैनी में इधर उधर टहल रहे थे, बार बार घड़ी की तरफ देखते जा रहे थे। तभी श्यामलाल जी ने अपने बेटे आकाश को आवाज लगाई और बोले, बेटा बहू को फोन लगा कर देखो, अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी आकाश बोला, बाबूजी कितनी बार उसे फोन कर चुका हूँ, लेकिन वह है कि फोन उठाती नहीं। अभी यह बातें चली रही थी कि गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी तो देखा कीर्ति टैक्सी से उतर रही थी। और जैसे ही कीर्ति घर के अंदर आई तभी शांति जी बोली, बहू रात को देर तक बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छे घरों की बहुएं ऐसा व्यवहार नहीं करती। शांति जी का इतना कहने की देर थी कि उनकी बहू कीर्ति उन पर बरस पड़ी और बोली, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो ही अच्छा है। अपना भला बुरा मैं अच्छी तरह जानती हूँ, यह मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। कीर्ति ने जो मुंह बनाते हुए कहा तो शांति जी और श्यामलाल जी अपनी बहू का यह रवैया देखकर हैरान रह गए। पत्नी की यह बात सुनकर आकाश गुस्से में बोला, कीर्ति तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की। बस फिर क्या था, उस रात कीर्ति ने घर में जो हंगामा खड़ा किया उसकी आवाजें तो पड़ोसियों के कानों तक भी पहुंच रही थी। उस दिन के बाद से उसने इस घर में न रहने की जिद ठान ली। आए दिन अपने पति आकाश से केवल एक ही शिकायत करती कि मुझे इस छोटे से घर में रहना पसंद नहीं है। यह घर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। समय बीतने के साथ आकाश भी अच्छा खासा कमाने लगा था। एक दिन शाम को घर लौटा तो मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर आया और बोला, माँ बाबूजी आप लोग कहाँ हैं। जब अंदर आया तो अपनी माँ के मुंह में मिठाई डालते हुए बोला, माँ आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मैंने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया है। अब हम सब उस घर में एक साथ रहेंगे और कीर्ति को भी कोई शिकायत नहीं होगी। आज जितनी खुशी आकाश को हो रही थी उससे कहीं ज्यादा खुशी शांति जी और श्यामलाल को हुई कि उनके बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से इतने बड़े शहर में बड़ा घर खरीदा। और यह बात सुनकर कीर्ति की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शांति जी और श्यामलाल जी भगवान का शुक्रिया करने के लिए भगवान को भोग लगाने मंदिर चले गए। आखिर इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या हो सकती थी। लेकिन कीर्ति के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। आकाश हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर बैठा। तभी कीर्ति उसके पास आई और बोली, अपने नए घर में ज्यादा सामान लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरत हो उतना ही लेकर जाएंगे। वैसे भी माँ और पिताजी तो इस घर में ही रहेंगे। जब जिस चीज की जरूरत होगी हम यहाँ से उठा लेंगे। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर आकाश की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वह बोला, यह तुम क्या कह रही हो कीर्ति, मेरे माँ और पिताजी यहाँ रहेंगे? अरे मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और उनसे अलग मैं नहीं रहूँगा। तभी कीर्ति बोली, देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि वह यह घर छोड़कर अपने बेटे बहू के घर जाना चाहेंगे। और यदि आपको कोई परेशानी है तो आप उन्हें नए घर में ले चलिए, लेकिन फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। कीर्ति ने इतने स्पष्ट तरीके से अपनी बात कह दी कि आकाश एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया। उधर शांति जी और श्यामलाल जी मंदिर से वापस लौट आए थे। बेटा और बहू के बीच की सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। तभी श्यामलाल जी अंदर आए और बोले, बेटा नए घर में तुम लोग जाओ, हम यहाँ अपने घर में ही रह लेंगे। फिर बहू की ओर देखते हुए श्यामलाल जी बोले, और हाँ, इस उम्र में अभी हमारे हाथ पैर चलते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी लेने की
किसी को कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे के लिए हम दोनों ही काफी हैं। तुम्हारी पत्नी को उसका नया घर मुबारक हो बेटा। और कड़े शब्दों में श्यामलाल जी ने कहा तो आकाश ने देखा उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आज तक आकाश ने अपने पिता को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसी समय रोते हुए उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, आपने तो अपनी बात कह दी, कीर्ति ने भी अपना फरमान सुना दिया, लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। मैं आप लोगों से दूर कैसे रहूंगा। अपने बेटे को रोता देखकर श्यामलाल जी और शांति जी की आंखों में भी आंसू बह निकले। तभी श्यामलाल जी ने अपने बेटे आकाश को उठाया और अपने गले से लगाते हुए रुंधे स्वर में बोले, दिल छोटा मत करो बेटा, हम लोग एक ही शहर में तो हैं। जब मन करे मिलने आ जाना, लेकिन दिन में एक बार फोन करके अपनी आवाज़ जरूर सुना देना। तेरे बूढ़े माँ बाप को उसी से संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन आकाश नहीं माना और बोला, नहीं पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी कीर्ति बेशर्मी से बोली, तुम्हें तो बस अपने माँ बाप की फिक्र है, मेरी इच्छाएं तो तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। इतना तो इन लोगों को भी समझना चाहिए कि अपने बेटे और बहू की खुशी में ही अपनी खुशी देखें। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। अब मैं तुम्हारे गंवार माँ बाप को और नहीं झेल सकती। यह बात सुनते ही आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कीर्ति पर हाथ उठाने लगा। तो श्यामलाल जी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया और अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, मेरी विनती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हमारे कारण तुम अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ, तुम लोग हंसी खुशी से रहो। तुम्हारा रिश्ता खराब होते हुए देखकर भी हमें चैन नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए श्यामलाल जी ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। आकाश और उसकी माँ बाप तीनों की आंखों में आंसू थे। वहीं कीर्ति यह सोचकर खुश थी, आखिरकार उसकी चाल कामयाब हो ही गई। बस फिर क्या था। 15 दिनों के बाद बेटा बहू नए घर में शिफ्ट हो गए। अपने नए घर में आकर कीर्ति बहुत खुश थी, लेकिन आकाश अलग रहते हुए भी अपने माता पिता का खूब ख्याल रखता। हर रोज फोन करके अपने माता पिता से बात करता, उनका हालचाल पूछता और हर सप्ताह उनकी ज़रूरत का सामान लेकर आ जाता और अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताता। शांति जी और श्यामलाल जी को भी कभी भी कोई भी काम होता तो आकाश उसी समय हाजिर हो जाता। श्यामलाल जी को डायबिटीज़ की बीमारी थी, इसलिए हर सप्ताह उन्हें डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए आकाश लेकर जाता। कभी कभी दिल करता तो माँ के हाथों का खाना खाने भी अचानक पहुँच जाता और पूरा दिन अपने माता पिता के साथ बिताता। जिस दिन बेटा उनके पास होता, उस दिन तो शांति जी और श्यामलाल जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता। वह दिन तो उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। एक दिन जब श्यामलाल जी सैर करके घर लौटे तो शांति जी रसोई घर में खाना बना रही थी। श्यामलाल जी बोले, अरे वाह शांति, खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया है, जरा हम भी तो देखें रसोई घर में। रसोई घर में जाकर खाना बनाती हुई शांति जी से श्यामलाल जी बोले और रसोई घर में बने तरह तरह के पकवानों की तरफ नजर दौड़ाने लगे। क्या बात है शांति, इतना कुछ पका कर रखा है जैसे आज कोई त्योहार हो, लेकिन खाने वाले तो हम 2 ही लोग हैं। और यहाँ देखो, पनीर की सब्जी और पुलाव के साथ साथ मेरे मनपसंद पकौड़े और खीर भी बनाई है। लेकिन यह तो बताओ शांति, आज हम पर इतनी मेहरबानी कैसे हो गई। श्यामलाल जी की बात सुनकर शांति जी मुस्कुराने लगी, फिर बनावटी अंदाज में बोली, अरे आप भी ना हमेशा भूल जाते हो, मेरे लिए त्योहार से भी ज्यादा मायने कौन सा दिन रखता है। दरअसल कल आकाश का फोन आया था और बता रहा था वह आज हम लोगों से मिलने आएगा, इसलिए सोचा उसकी पसंद की सब्जियों के साथ साथ थोड़े से पकौड़े और खीर भी बना लूं। उसे पसंद है ना,
मेरे हाथ के बने ये पकवान। बेटे का नाम सुनकर श्यामलाल जी के चेहरे पर से जो मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी शांति जी बोली, जरा चक्कर तो बताइए कैसे बने हैं। शांति जी ने जैसे ही पकौड़ों की प्लेट श्यामलाल जी की ओर बढ़ाई तो अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए श्यामलाल जी ने उसमें से एक पकौड़ा उठाया और उदास भाव से रसोई के दरवाजे से सटकर खड़े हो गए। उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे पर अचानक गम की लकीरें उभर आईं। शरीर में तो जैसे जान ही ना हो। शांति जी के चेहरे की तरफ देखते हुए रुंधे स्वर में श्यामलाल जी बोले, शांति, एक बात तो बताओ, शादी के बाद बच्चे माँ बाप से दूर क्यों चले जाते हैं? क्या उनके जीवन में माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती? ऐसा कहते हुए बरामदे में रखी चारपाई पर जाकर श्यामलाल जी बैठ गए और पास में रखी अखबार उठाकर पढ़ने का दिखावा करने लगे। शांति जी उनके दिल का हाल जानती थी। अपने पति का मूड ठीक करने के लिए उन्होंने उनकी मनपसंद तुलसी और अदरक की चाय बनाई। गर्मा गर्म चाय प्याली में डालकर जो साथ में पकौड़े सजा कर ले आई और वहीं पास में रखे बेंच पर रख दी। फिर साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए श्यामलाल जी के पास चारपाई पर बैठ गई। लेकिन श्यामलाल जी ने अखबार पढ़ना जारी रखा तो शांति जी ने उनके हाथ से अखबार लेकर एक तरफ रख दी और बोली, मैं जानती हूँ जी, आप अखबार नहीं पढ़ रहे। देखिए तो पन्ने तक गीले हो चुके हैं आपके आंसुओं से। ऐसा कहते हुए शांति जी ने श्यामलाल जी के आंसू पोंछे और बोली, आप भी हद करते हैं। आपने खुद ही अपने बेटे से कहा था अलग मकान में रहने के लिए, जबकि वह तो हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। उस समय जब मैं उदास हो गई थी तब तो आप ही मुझे कहते थे कि मैं बिना मतलब ही उदास हो रही हूँ, बेटे के लिए रोती रहती हूँ। कुछ ही दूरी पर तो बेटे का मकान है, जब दिल करेगा उससे मिल लेंगे। तब तो आप मुझे बड़ी तसल्ली दिया करते थे, लेकिन आज आप ही अपना धीरज खो रहे हैं। तभी श्यामलाल जी सिसकते हुए बोले, तो क्या करता शांति, अगर उसे अलग घर में रहने के लिए ना कहता तो तुम्हारी बहू हमारे साथ साथ उसका भी जीना दुश्वार कर देती। जब से शादी करके आई है उसे हमारा यह घर छोटा लगता था ना, तो हम लोग उसे अपने स्तर के लगते ही नहीं थे और ना ही यह घर। आए दिन झगड़ा करना तो उसके स्वभाव में था। हम लोग तो उसकी आंखों में जैसे खटक रहे थे। अब बहू हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो क्या मैं बेटे को यह कहता कि अपनी पत्नी को छोड़ दो और हमारे साथ रहो? पति की बातें सुनकर शांति जी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन फिर तुरंत ही अपने आंसू पोंछती हुई वह रसोई घर में चली गई। रसोई में जाकर देखा तो पतीले में रखी खीर जलने लगी थी। तभी से जल्दी से खीर को फेर कर जो पतीला उतारने के चक्कर में गरम गरम पतीले को हाथ लग गया और उन्हें उंगलियों में जलन महसूस होने लगी। लेकिन वह उन्हें जो इतना दर्द नहीं दे रहा था, जलने का इतना दर्द नहीं था जितना दर्द उन्हें वक्त ने दिया था। अचानक शांति जी की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। तभी श्यामलाल जी बोले, अरे भाग्यवान, आओ तो जरा देखो, हमारा बेटा आया है। पति की बात सुनकर शांति जी जल्दी से बाहर आई तो सामने उनका बेटा आकाश खड़ा था। उसे देखते ही शांति जी तुरंत दौड़ती हुई आई और उसके गले लग गईं। दोनों पति पत्नी का अपार दुख झट से कहीं गायब हो गया। वक्त के थपेड़ों से धुंधली हो चुकी उनकी आंखों में फिर से चमक आ गई और सारे दुख खुशी में बदल गए। वैसे तो बेटे से मिलने के बाद माता पिता के कुछ दिन बड़ी खुशी से गुजरते, लेकिन आज जब आकाश वापस अपने घर चला गया तो श्यामलाल जी कुछ ज़्यादा ही अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में वो बोले, शांति, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शांति जी ने देखा कि उनके पति पसीने से तरबतर हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में उन्होंने सीने में दर्द होने लगा। शांति जी ने तुरंत बेटे को फोन लगाकर आने को कहा और दौड़ती हुई श्यामलाल जी के पास आई। आपको कुछ नहीं होगा जी, शांति कहने लगी, आकाश बस अभी पहुंचता ही होगा, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे।
शांति जी बोलती जा रही थी, लेकिन सुनने के लिए श्यामलाल जी अब जीवित नहीं थे। वे तो निढाल होकर चारपाई पर गिर चुके थे और अपने सारे दुखों से मुक्ति पा चुके थे। यह सब देखकर शांति जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उधर आकाश के दुख का ठिकाना नहीं था। अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार वह स्वयं को मान रहा था, लेकिन अब अपनी माँ को अकेला छोड़ना उसने ठीक नहीं समझा और अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी कीर्ति को माँ का खूब ख्याल रखने को कहा। कीर्ति ने भी हाँ में सिर हिला दिया और दिन यूं ही बीतते गए। उम्र बीतने के साथ साथ शांति जी कुछ बीमार रहने लगी। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। आकाश उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहा था। उसे इस बात का शगुन था कि अब उसकी माँ उसके साथ है और बड़े आराम से है, और उसकी पत्नी कीर्ति को भी इस बात से ऐतराज नहीं है, बल्कि वह तो बड़ी खुशी से उसकी माँ की सेवा करती है। एक दिन आकाश ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया, लेकिन अपनी एक फाइल घर पर ही भूल गया था। इसलिए थोड़ी देर बाद वह अपनी फाइल लेने के लिए घर पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही घर लौटा और दरवाजा खोलने लगा तो उसके कानों में एक आवाज आई। यह कड़कती हुई आवाज उसकी पत्नी कीर्ति की थी, और जो बातें कीर्ति ने बोली उन्हें सुनकर तो आकाश की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पैरों तले तो जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार कर रही है। आकाश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि वह कितना लापरवाह था। मैं जो 2 घड़ी अपनी माँ के पास बैठने के लिए समय तक नहीं निकाल पाया। जब से पिताजी का देहांत हुआ है, माँ कितनी अकेली हो चुकी है, और मैं अपनी जिंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ कि माँ की बूढ़ी आंखों में छिपा दर्द भी पहचान नहीं पाया। आज जो बातें मैंने सुनी, क्या यह सब बातें मेरी माँ हर रोज सुनती है? इस घर में रहते हुए मेरी माँ को 2 वक्त की सगुन की रोटी भी नहीं मिल पाती। लानत है मुझ जैसे बेटे पर। और यह सोच सोच कर आकाश का खून खोलने लगा। अपनी बीमारी के बावजूद भी शांति देवी लगातार काम करती जा रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। किसी को मालूम नहीं था कि आज आकाश बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही आकाश अपनी माँ के पास आया तो शांति जी झूठी मुस्कान के पीछे अपने आंसुओं को छिपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। आकाश बोला, माँ, मुझे तो लगता था आप यहाँ पर बड़े खुश हैं और बड़े आराम से हैं, लेकिन तभी शांति जी बोली, लेकिन क्या बेटा, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। तभी आकाश बोला, कितना झूठ बोलेंगी माँ आप अपने बेटे से। आज तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कीर्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है जो मुझे अपने दुख दर्द और परेशानी में भी शामिल नहीं कर सकती? आकाश ने कहा और अपनी माँ का हाथ उठाकर अपने सिर पर रख दिया। फिर बोला, माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आज आपने झूठ बोला तो सच सच बताइए कि मेरी गैर हाजिरी में जो कीर्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। तभी शांति जी के दिमाग में वह सारी बातें घूमने लगी। किस तरह कीर्ति आकाश के जाने के बाद अपनी सास का ख्याल रखने का दिखावा करती थी, लेकिन उसके जाते ही वह घर की नौकरानी बना दी जाती थी। अगर शांति जी बहू से कुछ पूछती तो पलट कर जवाब देती, तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। कहीं जाने से पहले उन्हें बताकर जाना भी वह जरूरी नहीं समझती थी। यदि किसी दिन आकाश अपनी माँ की मनपसंद चीज लाकर उन्हें दे देता तो इस बात पर भी उसके जाने के बाद घर में कलेश खड़ा कर देती थी। इसी बात से डरकर शांति जी हमेशा अपने बेटे से कहती थी, बेटा, मेरे लिए कुछ मत लाया करो। शांति जी के मना करने के बावजूद भी आकाश ने उनके कमरे में टीवी लगवा दिया ताकि खाली समय में माँ अपना दिल बहला सके। एक दिन शांति जी का मन किया तो थोड़ी देर के लिए वह टीवी देखने बैठ गई।
लेकिन जैसे कीर्ति की नजर पड़ी तो उसके तो जैसे तन बदन में आग लग गई और वह गुस्से से उसने शांति जी के हाथ से रिमोट खींचकर टीवी बंद कर दिया और बोली, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, आप तो टीवी लगाकर बैठ जाती हैं। आपके कमरे में पंखा अलग से चल रहा है, इस सब का बिल कौन भरेगा, आप या आपके स्वर्गवासी पति। और तो और अब तो बहू अपने बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी थी। शांति जी को यहाँ रहते काफी समय हो चुका था, इसलिए आस पड़ोस की कुछ हम उम्र औरतें उनकी सहेलियां बन गई थीं। लेकिन जब भी उनकी कोई सहेली उनसे घर मिलने आती तो बच्चे वहीं बैठकर अपनी दादी की कही गई हर बात को बड़े ध्यान से सुनते थे कि वह अपनी सहेलियों से क्या क्या बातें कर रही है, और उसके बाद जाकर अपनी माँ को एक एक बात बताते। जब भी कीर्ति अपने बच्चों से कुछ खाने का सामान मंगवाती तो बच्चे वह चीज उनसे छिपा कर लाते। जब शांति जी सोने चली जाती तब वे खाते थे। एक दो बार शांति जी ने उनसे पूछा भी, बेटा क्या लेकर जा रहे हो, तो बच्चे बोले, कुछ नहीं दादी, मम्मी ने राशन का सामान मंगवाया था, वही लेकर आए हैं। शांति जी सब कुछ समझती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी, परंतु बच्चों को गलत बात सिखाना उन्हें सही नहीं लग रहा था। एक बार उन्होंने अपनी बहू से कह दिया, बहू बच्चों को यह गलत बातें मत सिखाया करो, अगर तुम लोग मेरे सामने भी कुछ खाओगे तो मैं तुमसे छीन कर नहीं खा लूंगी। लेकिन बहू को तो उनकी हर बात जैसे तीर के समान चुभती थी। गुस्से में आकर कीर्ति बोली, माँ जी इस उम्र में इतना चटोरापन लेकर कहाँ जाओगी, कुछ उल्टा सीधा खाओगी तो आप बीमार हो जाओगी, और वैसे भी बच्चों को क्या मालूम इन सब बातों का, आप तो बिना मतलब ही बच्चों पर इल्जाम लगा रही हैं। अक्सर आकाश के काम पर जाने के बाद कीर्ति अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती थी और घर का सारा काम शांति जी पर छोड़ जाती थी। अगर वह कुछ बोलती तो उल्टा उन्हें ही चार बातें सुनाने लगती थी। यह सारी बातें शांति जी ने आज तक अपने बेटे से नहीं बताई थी, लेकिन आज जब आकाश ने उन्हें अपनी कसम दी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और सब कुछ बताकर अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया। तभी कमरे में से कीर्ति के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, खाना बना या नहीं, या फिर से अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गई हो। ऐसा कहते हुए कीर्ति पैर पटकती हुई रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति आकाश को देखते ही उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। कीर्ति के इस बेशर्मी भरे व्यवहार को देखकर आकाश का खून खोल उठा और उसने खींचकर एक तमाचा अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिया। तमाचा इतना जोर का था कि कीर्ति का सर घूमने लगा। फिर थोड़ा संभल कर वह कांपते स्वर में कीर्ति बोली, आप कब आए? मैं उसी समय आ गया था, आकाश बोला, जब तुम ऊंची आवाज में बात करते हुए मेरी माँ पर रौब झाड़ रही थी। मेरी माँ के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर और कितना नीचे गिरोगी तुम? क्यों? क्या कमी है तुम्हारे मेरे प्यार में और मेरी कमाई में? तुम क्या जानो मेरी इस माँ ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। जब मैं सिर्फ 8 साल का था, जब मेरी माँ इस दुनिया को जो छोड़कर चल बसी और मेरे पिता ने दूसरी शादी करके मेरे लिए सौतेली माँ ले आए थे। सौतेली माँ मुझे अपनाने को तैयार नहीं थी, 2-2 दिन तक मुझे भूखा रखती थी और मेरे अपने पिता को मुझसे कुछ लेना देना नहीं था। ऐसे समय में मेरी इस माँ ने मुझे अपनाया। यह बात सुनते ही कीर्ति चौंक गई। फिर आकाश बोला, तुम्हें यकीन नहीं होगा ना कीर्ति, जिन्हें मैं जिंदगी भर अपने माता पिता कहता आया हूँ, दरअसल यह मेरे ताऊ जी और ताई जी थे, जिन्होंने मुझे सगे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया, पढ़ा लिखा कर मुझे समाज में खड़े रहने के काबिल बनाया, और तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन बस अब और नहीं, अपनी माँ की सेवा करने के लिए उनका बेटा अभी जिंदा है। मेरे रहते हुए मैं उन पर जो कुछ भी आंच नहीं आने दूंगा। आकाश की बातें सुनकर कीर्ति आत्मग्लानि से भर उठी
और अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। शांति जी ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन कीर्ति के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी आकाश ने उसे कभी माफ़ नहीं कर पाया। आज करीब 15 वर्षों के बाद वही कीर्ति अपने इस मकान में एक कमरे में अकेली पड़ी थी और उसका वही बेटा, जिसे उसने दादी से चीज़ें छिपाकर लाने की गलत शिक्षा दी थी, उसी शिक्षा पर पूरी ईमानदारी से चलता हुआ आज अपने और अपनी पत्नी के लिए सभी चीज़ें अपनी माँ से छिपा कर लाता, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि उसने सिखाया था कि जब दादी के कमरे का दरवाज़ा खुला हो तो सामने से मत आना, और अगर वो सामने आ भी जाए तो सामान को पीछे छिपा लेना। आज शांति जी तो वो सब याद दिलाने के लिए उनके साथ नहीं थी, लेकिन उनका पोता अपनी माँ को उसके किए कर्म बार बार याद दिलाता रहता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।